Good morning to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 7, that is conservation of plants and animals from class 8 science textbook. Now question arises कि why we are discussing this topic? Why this topic is included in our textbook? कि ये टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में क्यों इंक्लूड किया गया? ऑब्वियसली इंक्लूड किया गया, इट मीन्स नेचर में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये तभी ये टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किया गया, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड इसलिए है इस टॉपिक को पढ़ने की क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग जो नेचर से ले रहे हैं, जो नेचर से रिसोर्सेज ले रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर राइट नाउ हम मिसयूज़ कर रहे हैं और रिसोर्सेज का मिसयूज़ करने से क्या हो रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है और प्लांट्स और एनिमल्स पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं, वेदर द स्पीशीज़ बिलोंग्स टू प्लांट्स, वेदर द प्लांट स्पीशीज़, मैं दोनों स्पीशीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, और एनिमल स्पीशीज़, ये दोनों ही एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. If anyone is unaware about the term extinct, extinct का मतलब होता है कि खत्म होती जा रही है. एंड extinct का मतलब है खत्म. जैसे पहले होते थे डायनासोर्स, अब नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने नेचर को हम अपने टाइम, अपनी नीड के हिसाब से चेंज करते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब प्लांट्स आपने देखा होगा, वी आर लिविंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़, बट आप दिल्ली जैसे शहर में जाइए, मुंबई जैसी सिटी में जाइए, उधर आप क्या देखते हैं, आपको ट्रीज़ ही नहीं दिखेंगे. एज़ कम्पेयर टू अगर आप हिमाचल वगैरह जाते हो, हिमाचल जाते हो, कुल्लू मनाली जाते हो या और ऊपर आप थोड़ा हिली एरिया में जाते हो, आपको अच्छे ट्रीज़ देखने को मिलते हैं और उनकी हेल्थ भी उसी हिसाब से होती है. उनकी हेल्थ भी वैसे ही उनको सपोर्ट करती है क्योंकि वो लोग नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं. दैट्स वाई आज ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि प्लांट्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एनिमल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक आता है, सब टॉपिक है. फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ कंजर्विंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि ऐसी नीड क्यों आई, तो उसके रीजंस दे रखे हैं. सबसे पहला रीज़न है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का आई होप आपको मतलब पता होगा, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड मेकिंग द लैंड्स इनफर्टाइल, मेकिंग द लैंड्स कन्वर्टिंग इनटू डेजर्ट्स. तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ प्लांट्स फॉर आर बेनिफिट. एज अ ह्यूमन बीइंग हम ट्रीज को काटते हैं, क्यों काटते हैं, कि ताकि हमारा बेनिफिट हो सके, हमें उससे फ़ायदा होता है, इसलिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं. आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन. इट इज़ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कटिंग ऑफ ट्रीज. फॉरेस्ट को कट कर देना, ट्रीज को कट कर देना, उस कंसेप्ट को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. व्हाई, क्यों करते हैं हम डिफॉरेस्टेशन? फॉर आर बेनिफिट, क्योंकि हमें पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है जो कि हमारी डेली यूज़ में काम आता है. आइए पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है. प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. अब मान लीजिए एक फार्मर को अपनी लैंड कल्टीवेट करनी है, एग्रीकल्चर, उसको कुछ उगाना है और उसके पास लैंड है, पर लेकिन वो पेड़ों से पेड़ है उस पर, या वो फॉरेस्ट लैंड बन चुकी है, वो उस पर फॉरेस्ट बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, फॉरेस्ट को काटेगा, फॉरेस्ट और ट्रीज को कट करेगा. अब जब वो कट करेगा तो क्या होगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन. क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन. अब वो क्यों कट कर रहा है, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर करना है, दैट्स गुड, बट लेकिन वो कुछ एरिया इसमें से छोड़ भी तो सकता था. इस फॉरेस्ट में से वो कुछ लैंड छोड़ सकता था, बिल्कुल छोड़ सकता था, पर नहीं,
उसको फुल लैंड पे एग्रीकल्चर चाहिए, क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स मनी एंड मनी इज ऑल अबाउट आवर बेनिफिट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज। मान लीजिए एक फार्मर के पास लैंड है, उस पर फॉरेस्ट बना हुआ है, वो चाहता है कि वो एग्रीकल्चर करे, क्योंकि उसको मनी चाहिए, उसको अपना बेनिफिट दिख रहा है, और उस प्रोसेस के उसके लिए वो क्या करता है? डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। मान लीजिए एक इंसान है, उसको अपने लिए घर बनाना है, उसके पास एक लैंड है पर उस पर फॉरेस्ट वगैरह उगे हुए हैं, फॉरेस्ट है, ट्रीज हैं, तो वो क्या करेगा? उसको कट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको घर बनाना है, उसको फैक्ट्रीज बनानी है। डिफॉरेस्टेशन होती ही अपने बेनिफिट्स के लिए है। नेक्स्ट, मेकिंग फर्नीचर। अब आपको पता है ट्रीज की वुड से, टीक वुड का आपने सुना होगा, फर्नीचर होता है। वुड से कितना फर्नीचर बनता है? सोफा बनती है, चेयर बनता है, बेड बनते हैं, स्टूल बनता है, टेबल बनते हैं, कितना फर्नीचर बनता है। तो किससे बनता है? वुड से बनता है। और वुड कहाँ से आएगी? जब हम फॉरेस्ट या ट्रीज को कट करेंगे तभी आपको वुड मिलेगी, और वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन। यूज वुड एज फ्यूल। अब तो वुड को फ्यूल की तरह यूज नहीं किया जाता, बट अर्लियर आपने देखा होगा कि जो मदर्स होती हैं वो किचन के अंदर वुड यूज करती थी ताकि आग जले और चूल्हा जले बेसिकली। अब तो एलपीजीज यूज होते हैं, बट लेकिन अर्लियर वुड वॉज यूज एज अ फ्यूल। तो ये सब लिखे गए हमारे बेनिफिट्स कि हम डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं। और अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो वन टाइम विल कम जब प्लांट्स की कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने लग जाएंगी। क्या होने लग जाएंगी? एक्सटिंक्ट। दैट्स वाई हमें ये टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ाया जा रहा है। That's why there is a need to study this topic. That's why this topic is included in our textbook. अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, कि डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं। आइए स्टडी करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा। हाउ? आपको पता होगा कि जो ट्रीज होते हैं वो पॉल्यूशन लेवल, क्योंकि देखिए हमारे अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स में होता है ऑक्सीजन। रात को जब हम सो रहे होते हैं तो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है, एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना रहता है, गैसेस का एक्सचेंज बराबर हो रहा है। बट जब ट्रीज हम काट देंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन उनसे मिलेगा नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो क्या होगा? उससे पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बैलेंस हो जाएगा खत्म। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड, टेम्परेचर इंक्रीज। ट्रीज टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी। ट्रीज आपने सुना होगा ना कि हमें छाँव से बचाते हैं, सन रेज से बचाते हैं, क्योंकि पहले ट्रीज ले लेते हैं अपने पास सन रेज, फिर हमारे पास आती हैं। और जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो क्या होगा? अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। CO2 लेवल इंक्रीज। CO2 का जिसको मतलब नहीं पता, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ट्रीज के अंदर होती है ऑक्सीजन गैस। जब आप ट्रीज को कट कर दोगे तो उससे क्या होगा? कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम ह्यूमन बींग्स के, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, बट ट्रीज के अंदर जो ऑक्सीजन है, ट्रीज नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एटमॉस्फेयर में, वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड ड्रॉट्स, फ्लड्स। नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती हैं लाइक ड्रॉट्स एंड फ्लड। देखिए जब फ्लड आता है ना तो क्या होता है? ट्रीज उसको रोकते हैं। पहाड़ों पे आपने देखा होगा प्लांटेशन कैसे होती है, आपने देखा होगा स्टेप फार्मिंग की जाती है। एक पेड़ यहाँ लगाया, एक पेड़ यहाँ लगाया, एक पेड़ यहाँ लगाया, एक पेड़ यहाँ, मतलब मान लीजिए एक ट्री यहाँ लगाया, एक ट्री यहाँ लगाया, एक ट्री यहाँ लगाया, एक ट्री यहाँ, एक ट्री यहाँ,
ये ट्री है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री और एक ये ट्री। ठीक है, अब मान लीजिए फ्लड आया, ऐसे ऐसे करके फ्लड आया, तो जैसे जैसे फ्लड आता रहेगा ये ट्री फ्लड को रोकते रहेंगे। जो फ्लड का लेवल होगा, जिस इंटेंसिटी से फ्लड आ रहा होगा, वो फ्लड ये ट्रीज रोक लेंगे। और एट द एंड जो नीचे एरिया होगा, जिस एरिया में हम लोग रह रहे होंगे, वहां तक फ्लड की जो लेवल होगा, उसकी इंटेंसिटी होगी, वो बहुत रिड्यूस्ड हो, बहुत कम होगी, जिसकी वजह से जो फ्लड है वो हम लो लाइन प्लेन एरियाज में बहुत कम आएगा, मतलब आएगा ही नहीं। तो ट्रीज हमें हेल्प करते हैं, बट जब ट्रीज ही नहीं होंगे तो डायरेक्ट जो फ्लड आना होगा वो डायरेक्ट आएगा और एरियाज को इफेक्ट करेगा। ड्रॉट का कंसेप्ट क्या है? अगर आप ट्रीज हटा देंगे तो क्या होगा? CO2 इंक्रीज होगी, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, मतलब हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी तो क्या होगा? वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, और वाटर साइकिल डिस्टर्ब हुआ तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ेगा। लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है जो एक फर्टाइल लैंड थी, डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है फर्टाइल लैंड को डेजर्ट्स में कन्वर्ट कर देना। फर्टाइल लैंड को किस में कन्वर्ट कर देना? डेजर्ट्स में। हाउ? मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने सॉइल इरोजन का कंसेप्ट अपने 7th क्लास टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। जब हम ट्रीज को कट करते हैं तो जो उनकी टॉप लेयर होती है वो भी डिस्पोज ऑफ होने लगती है, और जो नीचे की हार्ड और रॉकी लेयर होती है वो ऊपर को आने लगती है। मतलब आप सॉइल का न्यूट्रिशन आप ट्री के साथ ही कट कर देते हो। रॉकी लेयर, जो हार्ड रॉकी लेयर है, वो ऊपर आने लगती है। जैसे ही वो ऊपर आने लगती है तो क्या होता है? जो हमारी फर्टाइल लैंड के सारे न्यूट्रिशन चले जाते हैं और एक हार्ड और रॉकी लेयर हमें मिल जाती है। जब हम ट्रीज को कट करते हैं, जब हार्ड और रॉकी लेयर मिलती है तो बाय टाइम जब उस जगह पे, उस लैंड पे कोई न्यू ट्री ग्रो नहीं होता, कोई न्यू ट्री हम उगाते नहीं है, तो क्या होगा? वो लैंड इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट में। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन। सो डेजर्टिफिकेशन इज नथिंग मेकिंग अ फर्टाइल लैंड कन्वर्टिंग इनटू अ डेजर्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम प्लांट्स या फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए इन सब चीज़ों को कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, एफॉरेस्टेशन हो, प्लांट्स और स्पीशीज़ की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का मतलब है जो कि एक लेवल पे पहुंच चुकी है कि अगर उनकी ग्रोथ पे फोकस ना किया गया, अगर अब उनकी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाने में फोकस ना किया गया तो वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म हो चुकी है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमारी वो स्पीशीज़ होती हैं विच आर एट दी वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्शन के वर्ज पे खड़ी हैं, मतलब वो कुछ ही क्वांटिटीज़ में रह गई हैं, ठीक है। और अगर वो उनकी ग्रोथ पे फोकस ना किया गया और अगर उनको कंजर्व करने की कोशिश ना की गई तो एक टाइम आएगा जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए हैं वैसे ही वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़, डेंजर्ड मतलब एंडेंजर्ड वर्ड आ गया ना, मतलब दो स्पीशीज विच आर इन डेंजर, विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, तो उन स्पीशीज को बोला जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो जो स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको कैसे कंजर्व किया जाए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी गवर्नमेंट लैंड्स पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जाएं जिससे हम इन वाइल्ड लाइफ्स को या इन एनिमल्स को या प्लांट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाएं, नेशनल पार्क्स बनाए जाएं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाएं। आपके सामने 3 टर्म्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज।
गवर्नमेंट ने सोचा कि गवर्नमेंट के पास जो लैंड पड़ी है क्यों ना हम उसको प्रोटेक्टेड एरियाज में कन्वर्ट कर दें। तो प्रोटेक्टेड एरियाज किसके लिए? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आपके पास अंडर उसकी कैटेगरीज में आती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वन बाय वन हम इसको स्टडी करें। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेसिकली क्या होती हैं? वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व किया जाए, ऐसी जगह जहाँ एनिमल्स को कंजर्व किया जाए। जैसे आपको पता होगा हमारे इंडिया में राइट नाउ अब तो टाइगर्स की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है डे बाय डे, बट एक टाइम ऐसा था बैक इन अराउंड 2013 और 14 कि ऐसा एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला था कि जो 2013-14 में कि जो टाइगर की स्पीशीज़ है वो एंडेंजर्ड होने वाली है। क्या होने वाली है? एंडेंजर्ड। व्हाई एंडेंजर्ड? बिकॉज आपको पता है शुरू से ही किंग्स वगैरह ने टाइगर्स की हंटिंग करी है और भी बहुत सारी ऐसे एनिमल्स थे जिनकी हंटिंग की जाती थी और कुछ तो उनमें से एक्सटिंक्ट स्पीशीज बन चुकी हैं। बट एट दैट टाइम टाइगर की स्पीशीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आने वाली थी, मतलब वो एंडेंजर्ड स्पीशीज बन गई थी। एंडेंजर्ड का मतलब आप इसके नाम में देख रहे हैं ना, डेंजर, मतलब इसकी स्पीशीज डेंजर स्पीशीज में आ गई थी, इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज बोल रहे हैं। तो इन सब को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाए। प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, पहला आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें क्या किया जाता है कि एनिमल्स और उनकी हैबिटेट को हम लोग कंजर्व करते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके एक अच्छे लेवल पे और मेटिंग कर सके ताकि उनकी आगे ग्रोथ हो, आगे उनकी पॉपुलेशन बढ़े। ओके, तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मतलब है एनिमल्स को कंजर्व करना। विच एनिमल्स विच आर एट दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्शन की वर्ज पे खड़े हैं, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो उनको कंजर्व करने के लिए हमारे पास क्या हुई? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आगे बात करते हैं नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स में होता है कि आपको वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? एनिमल्स और प्लांट्स बोथ। इस वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को कंजर्व करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स बनाए, पार्क्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों होंगे ताकि उनको कंजर्व किया जाए। ऐसा नहीं होता कि ओनली एनिमल्स आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो एशियंट इंडिया में पाए जाते थे, मॉडर्न अपने मेडिवियल इंडिया में पाए जाते थे, पर मॉडर्न इंडिया में नहीं है। राइट नाउ हम उनको एक्सटिंक्ट कर चुके, हमसे वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, वो प्लांट्स की एक्सटिंक्ट स्पीशीज बन जाती हैं। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना नेशनल पार्क्स बनाए जाए। नेशनल पार्क से क्या होगा कि वो जो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को हम कंजर्व कर सकते हैं। सिमिलरली बायोस्फीयर रिजर्व्स भी सेम जगह है, ऐसी जगह, ऐसी लैंड जिसपे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाए। ओके, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाए, प्लस वहाँ के जिस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व बना होगा, जिस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व होना होगा, उधर की जो ट्रेडिशनल ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल समझते हैं आप, जो लोग हम लोगों से काफ़ी अलग रहते हैं, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, उनकी स्क्रिप्ट अलग होती है, उनका फूड अलग होता है, वो सब कुछ फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, अगर वो फॉरेस्ट, तो ट्राइबल्स की भी लाइफ खतरे में आ जाएगी, डेंजर में आ जाएगी। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होता है, जिस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा, जिस लैंड में, मान लीजिए महाराष्ट्र में बायोस्फीयर रिजर्व बना है, तो महाराष्ट्र में जिस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा वहाँ के वाइल्ड लाइफ प्लांट्स को कंजर्व किया जाएगा, प्लस उनके जो ट्राइबल, जो उस एरिया के ट्राइबल्स होंगे, उनकी हैबिटेट को भी कंजर्व किया जाएगा ताकि ये ट्राइबल्स जो है वो इंडेंजर्ड ना हो जाए, मतलब एक्सटिंक्ट ना हो जाए, एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो आपको ये समझ में आया कि गवर्नमेंट ने
फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें बनाई, तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों यही कहना चाहते हैं ऐसी लैंड जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स को कंजर्व किया जाए और वहाँ के ट्रेडिशनल ट्राइबल्स को कंजर्व किया जाए, उनकी लाइफस्टाइल को कंजर्व किया जाए। तो ऐसी लैंड्स को या ऐसे एरियाज को आप क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टेड एरियाज। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में आपने सुना होगा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में। चिल्का लेक सेंचुरी ये कहाँ है? उड़ीसा में। गिर नेशनल पार्क, फेमस गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। आपको पता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में। ओके। सेकेंड, गिर नेशनल पार्क, फेमस फॉर टाइगर्स एंड लायंस। गिर नेशनल पार्क आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन इसकी एंडोर्समेंट करते हैं। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? टाइगर्स, लायंस और ऐसी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आप नेट पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो गवर्नमेंट ने बनाए। क्यों? ताकि ये सब एनिमल्स और प्लांट्स एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स उनको बचाने के लिए जो एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुके हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्लोरा एंड फौना। ये आपने टर्म्स अपनी बुक में सुनी होंगी, फ्लोरा एंड फौना। ये क्या टर्म्स हैं? वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फ्लोरा मीन्स, आप फ्लोरा को ना फ्लोर से रिलेट करो। फ्लोरा को आप फ्लोर से रिलेट करो। किससे रिलेट करोगे? फ्लोर से। बेसिकली ये साइंटिफिक नेम है प्लांट्स और एनिमल्स के। फ्लोरा का मतलब होता है ऐसे, अब आप सोचोगे प्लांट्स और एनिमल्स में से हम किसको फ्लोरा बोल सकते हैं और किसको फौना बोल सकते हैं? फ्लोरा हम उस चीज को बोलेंगे जो चीज फ्लोर पे होती है। फ्लोर पे प्लांट्स होते हैं, वैसे तो एनिमल्स भी फ्लोर पे ही चलते हैं, बट लेकिन आप फ्लोरा को क्या बोलोगे? प्लांट्स। क्या बोलोगे? प्लांट्स। जो फ्लोर से इसको रिलेट कर दो, फ्लोर पे होते हैं प्लांट्स, तो हम क्या बोलेंगे? प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा। और ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएं, फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको क्या बोलेंगे? फौना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स। आते हैं हमारे थर्ड कंसेप्ट पे, एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज यह टर्म आपकी बुक में दी गई है। देखिए, आपने अभी तक 3 स्पीशीज के बारे में पढ़ा। एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि लुप्त हो चुकी हैं, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर्स। एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर उनको कंजर्व ना किया जाए। और कंजर्वेशन के लिए हमने, गवर्नमेंट ने या हमने क्या क्या प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर हम उनको कंजर्व ना करें। ठीक है, और थर्ड है एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं, वेदर इट्स फ्लोरा और फौना, मतलब वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल्स, उन प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, वो पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाई जाएंगी। मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ आपकी बुक में, साल और वाइल्ड मैंगो कहाँ पाया जाता है? पंचमती बायोस्फीयर रिजर्व। साल और वाइल्ड मैंगो। अब बताइए ये क्या है, फ्लोरा या फौना? फ्लोरा। क्या है? फ्लोरा, बिकॉज दीज आर प्लांट्स। साल और वाइल्ड मैंगो ट्रीज है ना, तो क्या बोलेंगे इनको? फ्लोरा। ठीक है, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, तो ये जो फ्लोरा हुए वो क्या हुए? एंडेमिक स्पीशीज हुए। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स दैट आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया दैट आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज।
एग्जाम्पल, सॉल और वाइल्ड मैंगो ऐसे फ्लोरा हैं या ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं और किसी बायोस्फीयर रिजर्व या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी नेशनल पार्क में नहीं मिलते। सेकंड बात कर लेते हैं, इंडियन जाइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल। ये कौन है? फ्लोरा। तो ये क्या है? एनिमल्स है। तो क्या हुए? फौना। ये भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो ओनली सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में या ऐसे फ्लोरा और फौना जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले और कहीं ना मिले, उनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। अब गवर्नमेंट ने कितनी कोशिशें करी कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकें। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि बताओ कौन से ऐसे एनिमल्स थे या कौन से ऐसे प्लांट्स थे जिनको कंजर्व करने की कोशिश करी। आइए देखते हैं। ब्लैक बक, गोल्डन कैट, इसको गवर्नमेंट ने बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए मतलब ये बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। पिंक हेडेड डक समझते हैं? फ्लेमिंगो बोलते हैं बेसिकली इसको। पाइथन, स्नेक की स्पीशी है इसको। राइनासोर्स, आपने देखा होगा राइनासोर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुकी हैं। अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो क्या होगा कि ये एक्सटिंक्ट बन जाएंगी। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में दिए गए हैं एंड मैनी मोर। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए। अब हम बात करेंगे कि चलो हमें पता चल गया कि एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, बट लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्पीशी कब एंडेंजर्ड हो रही है या कब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है? तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, और इंटरनेशनली भी यही यूज़ किया जाता है, एक रिकॉर्ड बनाया गया। किसका? एंडेंजर्ड स्पीशीज का। और इस रिकॉर्ड को क्या नाम दिया गया? दैट इज रेड डेटा बुक। क्या नाम दिया गया? रेड डेटा बुक। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि हर साल सर्वे किया जाता है। एवरी ईयर क्या होता है? सर्वे होता है हर सेंचुरी में। ठीक है, एवरी ईयर सर्वे होता है, एवरी ईयर डेटा डलता है कि कौन सी चीज़ या कौन सा प्लांट या एनिमल एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुका है और उसके ऊपर हमें फोकस करना है, उसकी कंजर्वेशन पे फोकस करना है। तो रेड डेटा बुक इंडियन सिटीज में, रेड डाटा बुक इंडिया मेंटेन करता है इंडियन सिटीज़ के लिए, अपनी कंट्री के लिए, और इंटरनेशनली ये जैसे मतलब अमेरिकन्स की अपनी रेड डेटा बुक होगी, रशियंस की अपनी रेड डेटा बुक होगी। तो बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को क्या कहा जाता है? रेड डेटा बुक। ये हर कंट्री की अपनी अलग होती है, हर कंट्री इसे अपने हिसाब से मेंटेन करती है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब समझते हैं आप? माइग्रेशन मतलब लीविंग वन प्लेस ड्यू टू सम रीजन। It can be anything. It can be due to climatic condition. It can be due to poor food condition or not that food condition which we want. It can be due to water, improper facility of water. It can be anything. तो माइग्रेशन बेसिकली हम लोग भी करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स भी करते हैं, बट बेसिकली इसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स भी माइग्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? मेन रीज़न उनका ये होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऐसी कुछ बर्ड्स हैं जो कि कोल्ड वेदर में नहीं रह सकती। तो जब किसी सिटी में या किसी कंट्री में कोल्ड वेदर आता है और वहाँ एक ऐसी बर्ड है या ऐसी बर्ड की स्पीशी रहती है जो कोल्ड वेदर में नहीं रह सकती, तो वो ट्रैवल करती है माइल्स और माइल्स ट्रैवल करती है, दूसरी कंट्री या दूसरी सिटी जाती है जहाँ पे उसको बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस मिले,
जब उसको बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी तो वो अपनी लाइफ आराम से सर्वाइव कर सकती है, और आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर फ्यू डेज वो फिर से माइग्रेट करती है अपनी ओरिजिनल प्लेस पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? माइग्रेशन। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीजें बर्ड्स में देखी जाती हैं। किस में देखी जाती है? बर्ड्स में। बेसिकली बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आपने सुना होगा। इफ एनीवन बिलोंग्स टू चंडीगढ़ तो लेक पे आपने देखा होगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं ठंड में, सर्दियों में माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, क्योंकि जहाँ की वो होंगी, जहाँ की वो माइग्रेटरी बर्ड्स होंगी, वहाँ पे क्या पता हॉट टेम्परेचर हो गया हो और वो कोल्ड टेम्परेचर लेने के लिए हमारे चंडीगढ़ में आ गई हो, दैट्स वाई। तो बेसिकली ये बर्ड्स में देखा जाता है, और क्या बोला जाता है उनको? माइग्रेटरी बर्ड्स। सो माइग्रेशन इज नथिंग बट when a species does not like any kind of climatic conditions, any kind of food condition, any kind of water condition, at that time that species moves or travels from one place to another to fulfill her climate, to fulfill her conditions, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? माइग्रेशन। हिंदी में समझाती हूँ। कोई अगर ऐसी स्पीशी एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि पहले वाले ओरिजिनल प्लेस पे उसको उसके हिसाब की कंडीशन नहीं मिल रही। कंडीशन कुड बी एनीथिंग, इट कैन बी क्लाइमेटिक, इट कैन बी फूड, इट कैन बी वाटर। तो वो दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करती है ताकि वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर सके। बेसिकली ये कंसेप्ट किस में देखा जाता है? बर्ड्स के अंदर। किस में देखा जाता है? बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स माइग्रेशन करती है, दैट्स वाई आपने माइग्रेटरी बर्ड्स टर्म सुनी होगी। अब आते हैं हम कि डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा था, तो डिफॉरेस्टेशन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हम एनिमल्स और प्लांट्स की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स, ये कंसेप्ट आपकी बुक में दिया गया है। इससे क्या होगा? आपको पता है जो पेपर है वो ट्रीज से बनता है। इफ किसी को नहीं पता है तो आज चलो पता चल गया कि जो पेपर है वो ट्रीज से बनता है। अब पेपर ट्री से बनता है, अगर हम पेपर के लिए ट्रीज को कट करते रहेंगे तो क्या होगा? वन डे पूरा डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, फर्टाइल लैंड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। धीरे धीरे साइकिल, नेचर का साइकिल डिस्टर्ब होने लगेगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें करना है रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर्स। रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर्स का मतलब है जहां आपकी 4 शीट्स यूज होनी है, मेक श्योर कि आप 3 शीट्स यूज करो या 2 शीट्स यूज करो, ताकि आप रिसाइकल कर सको पेपर को। 5 to 6 टाइम्स अगर आप रिसाइकल करते हो तो आप ट्रीज को बचा सकते हो, आप डिफॉरेस्टेशन को रोक सकते हो। अगला है डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट होता है रीफॉरेस्टेशन। देखो, डिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन, और हमारा क्या है? रीफॉरेस्टेशन। अगर आपको डिफॉरेस्टेशन को रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी लैंड्स जो बिल्कुल आपने ट्रीज से पूरी कट कर दी है, बट उस पर दोबारा आप प्लांट्स लगाएं, तो उसको क्या बोलेंगे? जितने प्लांट्स आप कट करते हैं उतने ही प्लांट्स लगाएं, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? रीफॉरेस्टेशन। यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म। If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel.